तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अपन ने इससे पहले मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया, अब अपन स्टार्ट करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अपने को पढ़ना है कि कैसे प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि हमको पता है कि जो रूट होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। तो कैसे रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होने के बाद, पहले तो ये समझेंगे कि कैसे एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड मिनरल्स, उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वही वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसलोकेट कैसे होते हैं लीव्स में, स्टेम्स में, क्योंकि एब्जॉर्ब तो रूट में हुआ है, उसको जाना कहाँ पे है, लीव्स में भी जाना है, स्टेम में भी जाना है, फ्रूट में भी जाना है, फ्लावर में भी जाना है, सब में जाना है। तो वो उन सब पार्ट्स में कैसे जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स में होता है। इसका मतलब ये है कि जो फूड का प्रोडक्शन है, जो खाना बनाती है प्लांट, वो काई में बनाती है, लीव्स में बनाती है। तो वो जो फूड है वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमको ये बात हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो अभी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो जाइलम है, जो कि एक वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट का। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी के बाद। दो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड यानी सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब सुक्रोज का करता है फूड का, और कई सॉल्यूट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब अपने को ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, तो पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं, यानी जो सिर्फ छोटे डिस्टेंस तक हो पाते हैं, यानी सेल टू सेल या विद इन द सेल, ऐसे ट्रांसपोर्ट। और कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि रूट से पहुँचाना है अपने को टिप ऑफ स्टेम। एक मान लो 15 मीटर का प्लांट है, या एक मान लो उससे भी 20, 25, 30, 50 मीटर का प्लांट है, तो उसकी जो रूट है उससे पूरे टिप ऑफ प्लांट तक हमको ट्रांसपोर्ट करना है वाटर एंड मिनरल्स का। तो वो किस, उसमें क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपन यूज़ करेंगे, वो सब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ताकि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से अपन जाइलम में ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट को पढ़ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है अपन वो पढ़ लेते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में लाइन टू लाइन याद करने की जगह बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में मेनली समझने का चैप्टर है, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी मेनली जो है वो समझने की है। इसमें लाइन टू लाइन की जगह बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझना ज़रूरी है, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। मैंने बताया था लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स का होता है, और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। An important aspect that need to be considered in the direction of transport in rooted plants, जिनमें रूट प्रेजेंट होती है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू स्टेम। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम, तो अभी अपन आगे समझेंगे
अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आगे पूरे मैकेनिज्म के साथ अपन समझेंगे कि जो जाइलम होता है जो कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, रूट से स्टेम। जो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लो हमने कहा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एक ही डायरेक्शन हो गया, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी रूट से वो ट्रांसपोर्ट होगा किसमें? स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में अगर मैं बात करूँ तो फ्लोएम में किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज का, यानी फूड का, कार्बोहाइड्रेट का। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है, हमें पता है कि जो खाना बनता है हमारा, जो सुक्रोज जो बनता है हमारा वो बनता है लीव्स में। पहली बात तो फूड स्टोर रहता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो जो भी हमारा फूड बनता है वो फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। अब वो फूड लीव्स से हमारा रूट में भी आता है, वही फूड हमारा लीव्स से डिफरेंट ब्रांचेस में भी जाता है, ऊपर वाली स्टेम में भी जाता है, फ्लावर में भी जाता है, हर जगह जाता है। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है जो कि फ्लोएम के द्वारा है वो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, वो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, यानी बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या है इसमें? मूवमेंट ऑफ डिफ्यूज़न इज पैसिव एंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द लीफ। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस इन अब मैं आपको डिफ्यूज़न समझाता हूँ। डिफ्यूज़न क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट लिक्विड और गैसेस, मेनली सॉलिड्स में नहीं होता, डिफ्यूज़न लिक्विड और गैसेस में होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई लिक्विड है, मान लो ये कोई लिक्विड है, लिक्विड है और ये सेम लिक्विड यहाँ पे है। अब और बीच में एक मेम्ब्रेन है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, जिस मेम्ब्रेन में से ये लिक्विड पास हो सके। अब जब ये इस मेम्ब्रेन के इस साइड में बात करूँ तो लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है, तो होगा क्या? डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सिंपल सा है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न किस में होता है? वो डिफ्यूज़न कौन परफॉर्म करता है या कौन करते हैं? वाटर, मतलब वाटर का लिक्विड एंड गैसेस। तो डिफ्यूज़न किस में देखने के लिए मिलेगा अपने को? सिर्फ लिक्विड में और गैसेस में। ठीक है, अब डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, यानी बहुत धीरे धीरे पानी इसमें से जाके इसमें जाएगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और जो डिफ्यूज़न होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है। ऐसा नहीं कह सकते मतलब कि हम बहुत लंबा रूट से पूरे स्टेम तक डिफ्यूज़न से चला जाएगा, नहीं। डिफ्यूज़न एक सेल से दूसरे सेल, यानी विद इन द टिश्यू, विद इन द सेल, एक ही सेल के अंदर, या फिर
और थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस में बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए हमारा डिफ्यूज़न जो है होता है। और डिफ्यूज़न में कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं लगता, यानी कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं होता डिफ्यूज़न में। जो डिफ्यूज़न होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? कोई भी प्रोसेस अगर उसको कह रहे हैं अपन स्पॉन्टेनियस, उस स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है वो प्रोसेस खुद से हो रहा है, वो प्रोसेस खुद से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन को मैंने छोड़ दिया, इस पेन को मैंने छोड़ा तो ये पेन अपने आप नीचे आ गया, मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। इसका मतलब ये है ये प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो वो प्रोसेस जिनमें अपने को कोई भी अपनी साइड से एनर्जी ना देनी पड़े, कोई भी एनर्जी यूज़ ना हो या कोई भी एटीपी का यूज़ ना हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस, जो खुद से हो बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर के। जैसे कि डिफ्यूज़न वो खुद से होता है, बस एक हायर कंसंट्रेशन चाहिए एक सब्सटेंस की और उसकी एक साइड लोअर कंसंट्रेशन चाहिए, अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर के, बिना एटीपी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न की। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है? फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है? सब कुछ सेम है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में सब कुछ सेम है लाइक डिफ्यूज़न, बस एक चीज़ का फ़र्क है। हो क्या रहा था कि डिफ्यूज़न के केस में क्या हो रहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वो ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा था, अपने आप से जा रहा था। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में क्या है? जो डिफ्यूज़न होगा उसमें सब कुछ सेम रहेगा। हायर कंसंट्रेशन एक साइड लोअर कंसंट्रेशन, कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा कुछ भी, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज़ होगा। ये जो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या कर रहा है? ये जो सब्सटेंस है, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को यूज़ करके, ये जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को यूज़ करके एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है। इसमें भी कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। यहाँ भी क्या है? हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। इसमें भी और बिना एटीपी के, इसमें भी कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रहा, कोई भी एटीपी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी एटीपी यूज़ नहीं हो रहा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है? जो मेम्ब्रेन है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको मेम्ब्रेन परमिट नहीं करती अपने अंदर से गुजरने के लिए। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं मेम्ब्रेन में। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको मेम्ब्रेन परमिट नहीं करती अपने अंदर से जाने के, वो इनसॉल्यूबल होते हैं मेम्ब्रेन में। The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipids, the major constituent of the membrane. Substance soluble in lipid diffuse through the membrane faster. Substances that have hydrophilic moiety find it difficult to pass through the membrane. Their movement has to be facilitated. इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। काय की बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, बट उसमें लिपिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अपन उसकी बात कर रहे हैं। अपन ने सेल मेम्ब्रेन चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होता है, सब होते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं और कुछ सब्सटेंस लिपिड इनसॉल्यूबल होते हैं। अब जो लिपिड इनसॉल्यूबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक मोइटी, हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग।
सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्टी टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेम्ब्रेन में से गुजरना चाहते हैं लेकिन उनका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, तो वो उसके बाद उसमें से पास नहीं हो पाते, वो उधर ही जाके ठहर जाते हैं, वो उसी के से जाके अटैच हो जाते हैं, वाटर लविंग नेचर होता है उनका। तो सब्सटेंस जिनकी हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाते। तो वो जो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं वो तो डिफ्यूज़ हो जाते हैं फटाफट से मेम्ब्रेन में से, फास्टली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और जो लिपिड इनसॉल्यूबल होते हैं, जो लिपिड इनसॉल्यूबल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग का मतलब होता है कि वो वाटर लविंग मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई भी एक मैग्नेट है, उससे क्या होता है आयरन अटैच हो जाता है, उससे फिर हमको छुड़ाने के लिए फोर्स चाहिए। ऐसे ही कोई भी चीज़, जैसे हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जा रहा है वो उसमें से वाटर लविंग है तो उसमें से पास ही नहीं होना चाहेगा, वो उस जगह अटैच हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई प्रोटीन्स यूज़ करने पड़ेंगे, कोई और सब्सटेंस यूज़ करना, कोई और सोर्स यूज़ करना पड़ेगा जो उसको पास करा सके मेम्ब्रेन से। देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेड। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उनको फिर कौन रास्ता देता है मेम्ब्रेन में से गुजरने के लिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उनको मेम्ब्रेन में से जाने का रास्ता कौन देता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्योंकि लिपिड में से तो जा नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि वो लिपिड इनसॉल्यूबल है। लिपिड इनसॉल्यूबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग नेचर है उनका। अब ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी डिफ्यूज़न में एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है हमारे पास प्रोटीन, तो वो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, यानी उसमें भी जो मूवमेंट है सब्सटेंस का वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होगा, जैसे डिफ्यूज़न में हो रहा था। डिफ्यूज़न में मूवमेंट कैसे हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऐसे ही फैसिलिटी डिफ्यूज़न में भी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होगा। फैसिलिटी डिफ्यूज़न में भी एटीपी का यूज़ नहीं होगा, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एटीपी का यूज़ मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। बस फ़र्क क्या है डिफ्यूज़न और फैसिलिटी डिफ्यूज़न में, डिफ्यूज़न में सब्सटेंस मेम्ब्रेन से पास होके जा रहा है, मेम्ब्रेन में से पास हो रहा है क्योंकि वो लिपिड सॉल्यूबल है। फैसिलिटी डिफ्यूज़न में सब्सटेंस मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पा रहा, वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पा रहा क्योंकि वो लिपिड इनसॉल्यूबल है। वो पास कहाँ से हो रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से। कहाँ से पास हो रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन से। कहाँ से हो रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन से। मेम्ब्रेन प्रोटीन उसको रास्ता दे रहा है पास होने के लिए। मेम्ब्रेन इंडिविजुअल जो मेम्ब्रेन है उसमें से पास नहीं हो रहा, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है उस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू वो पास हो रहा है। अब देखना, द प्रोटीन फॉर्म्स चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। ये जो प्रोटीन्स हैं वो चैनल बनाते हैं। चैनल मतलब कोई भी रास्ता, चैनल का यहाँ पे क्या मतलब है, कोई भी रास्ता। तो द प्रोटीन फॉर्म्स चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, यानी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन रास्ता बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए मेम्ब्रेन में से। कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते हैं और कुछ कंट्रोल्ड होते हैं। समझाता हूँ, कुछ चैनल हमेशा ओपन है मतलब कोई भी सब्सटेंस ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी सब्सटेंस हो वो ओपन चैनल्स में से पास हो जाएगा। और कुछ कंट्रोल्ड होते हैं। कंट्रोल्ड मतलब जिसमें सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, ही पास हो सकते हैं। कंट्रोल्ड चैनल्स में से मतलब सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही पास हो सकते हैं, ठीक है। सम आर लार्ज अलाउ अ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस।
कुछ होते हैं, कुछ प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कुछ चैनल्स कैसे होते हैं, लार्ज चैनल्स होते हैं, कुछ चैनल्स कैसे होते हैं, लार्ज चैनल्स होते हैं, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने की परमिशन दे देते हैं। ओपन सभी को देते हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं जो कुछ को देते हैं कुछ को नहीं देते, और कुछ बड़े होते हैं, लार्ज चैनल्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस को पास होने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब उसमें से कुछ देख लेते हैं। द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलोंग मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स पास थ्रू। जो पोरिन्स प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि पोरिन्स, वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, लार्ज पोर बनाते हैं। लार्ज पोर मतलब एक छेद, लार्ज पोर बनाते हैं किसमें, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, जो कि प्लास्टिड के अंदर जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो कि स्मॉल साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पास होने अपने अंदर से दे देते हैं। ठीक है, फिगर 11.1 फिगर 11.1 ये रहा। फिगर 11.1 क्या शो कर रहा है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, ये रहा एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के इस पॉइंट पे जाके अटैच हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के इस पॉइंट पे जाके अटैच हो जाता है। फिर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे घूम जाता है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल देखो, आउटसाइड सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल अटैच हो गया इस पॉइंट पे जाके, और ये क्या किया, ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे ही रोटेट हो गया। मान लो ये पॉइंट ऐसे था, अब इस पेन, मान लो ये पेन ऐसे है, इस पॉइंट को मैं ऐसे रोटेट कर दूँ तो इस पेन का ये वाला जो पोर्शन है वो इस साइड से इस साइड आ गया, इस साइड था इस साइड से इस साइड आ गया। तो ये जो है ये ऐसे ही रोटेट हो जाता है, रोटेट होने से क्या होता है, ये वाला पॉइंट इस साइड आ जाता है, ऐसे रोटेट हो जाता है। जैसे अंगूठा है, ये अंगूठे को मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, और ये मेरा प्रोटीन है, ये मेरा प्रोटीन मान लो, मैं ऐसे घुमा दूँ तो ये अंगूठा इधर आ जाएगा, ऐसे ही ये ऐसे घूम जाता है। The transport protein that rotates and releases the molecule inside the cell. Example, water channels made up of 8 different type of aquaporins. Aquaporins. इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर चैनल्स। एग्जाम्पल क्या है, वाटर चैनल्स। एग्जाम्पल क्या है, वाटर चैनल्स। फिगर 11.1 shows an extracellular molecule bound to transport protein। तो प्रोटीन क्या करता है, रोटेट होता है, और प्रोटीन क्या करता है, रोटेट होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करा देता है। एग्जाम्पल क्या है, एक्वापोरिन्स, वाटर चैनल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो ऐसे चैनल्स का एग्जांपल क्या है, ये एक चैनल ही तो है, इन चैनल्स का एग्जांपल क्या है, वाटर चैनल्स, जिसमें 8 डिफरेंट तरह के एक्वापोरिन्स होते हैं। एक्वापोरिन्स क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो 8 डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिनको हम एक्वापोरिन्स बोल रहे हैं। एक्वा मतलब वाटर, वाटर के पोरिन्स, क्योंकि किसमें, वाटर चैनल्स में। ठीक है,
तीन तरह के फैसिलिटी डिफ्यूज़न होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ एक सब्सटेंस को सेल के बाहर से सेल के अंदर या सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या सब्सटेंस? अब जैसे तीन तरह के फैसिलिटी डिफ्यूज़न है, एक है यूनिपोर्ट, एक एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनी मतलब वन, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट। एक सब्सटेंस कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंटीपोर्ट में मतलब दो सब्सटेंस कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होता है पर अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, फिर ये घूम जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का ट्रांसपोर्ट होगा। तो एंटीपोर्ट में क्या होगा? दो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। एक इनसाइड टू आउटसाइड होगा तो एक आउटसाइड टू इनसाइड होगा, मतलब सॉरी, एक आउटसाइड टू इनसाइड होगा तो एक इनसाइड टू आउटसाइड होगा। और सिम्पोर्ट में क्या होगा? सिम्पोर्ट में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा सेम डायरेक्शन में। दो मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैच हुए और दोनों का ट्रांसफ़र क्या हो गया? इधर हो गया, मतलब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हो गए। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन कितने तरह के हो गए? तीन तरीके के हो गए। पहला यूनिपोर्ट, यूनी मतलब वन, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट। एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा या कैरियर प्रोटीन के द्वारा, है ना। अब वो अंदर से बाहर भी हो सकता है, बाहर से अंदर भी हो सकता है, पर एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा कैरियर प्रोटीन के द्वारा। एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा कैरियर प्रोटीन के द्वारा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक मॉलिक्यूल सेल के बाहर से अंदर जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है सेम टाइम पे, एक साथ। सिम्पोर्ट में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा बट एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मैंने दो वो बना दिए चैम्बर, दोनों में क्या है? पानी है। एक चैम्बर में पानी ज़्यादा है, एक चैम्बर में पानी कम है। अब पानी की टेंडेंसी क्या होगी? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पानी की टेंडेंसी क्या होगी, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। नेचर में हमेशा पानी की टेंडेंसी या किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या होती है? वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो पानी का मूवमेंट कहाँ होगा? ऐसे होगा, जो कि नॉर्मल अपन ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन बोल सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। लेकिन अगर मुझे पानी को यहाँ ऐसे मूव कराना है अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लोअर
से हाई कंसंट्रेशन, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे? इस पानी की टेंडेंसी यहाँ आने की है, तो पहले ये जो पानी यहाँ आके जो मुझ पर फोर्स लगाएगा, यानी इस मेम्ब्रेन पे फोर्स लगाएगा, पहले उस मेम्ब्रेन के फोर्स को रोकना पड़ेगा, और फिर इस पानी के मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स पे भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो उधर जाएं, क्योंकि टेंडेंसी पानी की यहाँ से यहाँ आने की ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ आने की टेंडेंसी नहीं है। तो पहले उस टेंडेंसी को मुझे एक्सटर्नल फोर्स देकर रोकना पड़ेगा, और फिर इस पानी को प्रेशर लगा के या मुझे वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं लाइफ में, जैसे कि मैं अगर इस पेन को छोड़ता हूँ ऐसे, तो ये पेन खुद से नीचे आ जाता है बिना किसी एनर्जी दिए। लेकिन अगर इस पेन को मैं नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? इस पेन की टेंडेंसी है नीचे आने की, और मुझे अगर इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में खुद से आ जाता है बिना एनर्जी दिए। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में टेंडेंसी होती है कि वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से या अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में खुद से आ जाता है। लेकिन अगर हमको लो एनर्जी से हाई एनर्जी में पहुंचाना है किसी चीज़ को, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये पेन ज़मीन से लेकर यहाँ तक उठाऊँ अगर मैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी, mgh, ज़मीन में कम होगी, ज़ीरो होगी। ज़मीन पे ज़ीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ज़्यादा होती है। तो मुझे ज़मीन से अगर इस पेन को ऊपर ले जाना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इस पेन को यहाँ से ज़मीन पे गिराना है तो मुझे बस छोड़ दूँ, सिर्फ छोड़ दूँ, बिना मेहनत के हो जाएगा। क्योंकि इस पेन की टेंडेंसी है हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी। होगा क्या कि जो इसकी एनर्जी है, इसके में ऑलरेडी एनर्जी है, हाई पोटेंशियल एनर्जी, मुझे इसमें ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी है, तो अपनी कम एनर्जी में ये उस एनर्जी को यूज़ करके अपने आप चला जाएगा। लेकिन इसको हाई पोटेंशियल एनर्जी तक लाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर वो एनर्जी आएगी। ऐसे वाटर के साथ है। होता क्या है, वाटर में एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके फ्री मूवमेंट, मतलब वाटर में कितनी फ्री एनर्जी है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पानी है ज़्यादा और यहाँ है पानी कम। हमें पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। अब जहाँ ज़्यादा पानी मतलब वहाँ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ कम पानी मतलब वहाँ कम वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जहाँ ज़्यादा पानी जिस चैम्बर में, उस चैम्बर के अंदर वाटर के पास ज़्यादा फ्री एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, या कम मॉलिक्यूल्स है तो कम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है यहाँ ज़्यादा है तो वो ईजिली यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कम है तो मुझे खुद की साइड से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाए। समझ रहे हो? यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ कम एनर्जी है, तो थोड़ी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी मूव कराने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में तो इनके पास एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में तो इजीली आ जाएंगे। ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा वाटर पोटेंशियल, ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स। कम पानी मतलब कम वाटर पोटेंशियल, कम फ्री मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इजीली। पानी की टेंडेंसी यहाँ से यहाँ ज़्यादा आने की होगी, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, पूरी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में छेद होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन में से पास होना चाहेंगे। और यहाँ से भी यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत कम चांस होंगे कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पास हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रोक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से थोड़ा, ताकि मॉलिक्यूल्स भी यहाँ चले जाए। तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में अपने आप जाती है।
लेकिन किसी भी चीज़ को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में पहुंचाने के लिए हमको खुद को एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो लो से हाई एनर्जी में। कोई भी चीज़ लो एनर्जी से हाई एनर्जी में अपने आप कैसे पहुंच जाएगी जब तक हम उसको एनर्जी देंगे नहीं। कोई तो एक्सटर्नल सोर्स होगा जो उसको लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक पहुंचाएगा। तो किसी को तो वर्क करना पड़ेगा ना, या किसी को तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना बाहर से, कोई तो एक्सटर्नल सोर्स ऐसा होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है लो से हाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यानी कुछ मेम्ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमने देखा था फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि पोरीन्स हो गया, एक्वापोरीन्स हो गया। ऐसे कुछ क्या बोलते हैं प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं, जैसे कि पंप, हाइड्रोजन पंप जो प्रोटीन्स होते हैं। पंप्स आर द प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं, जैसे कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब वो होता है जिसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर ना हो, जैसे कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये दोनों कैसे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इनमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं जिनमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, एटीपी का यूज़ हो रहा है। तो जो पोरीन्स और एक्वापोरीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होते हैं जो क्या कराते हैं, फैसिलिटेड या मैं कहूँ फैसिलिटेड कहूँ या मैं कहूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और पंप्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अपहिल ट्रांसपोर्ट। जो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। समझना इस बात को कैसे, मैंने अभी बताया कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिव है वो, तो उसे क्या बोलेंगे, अपहिल। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे बिना मेहनत के आ जाती है या मैं कहूँ खुद से आ जाती है बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो उसको बोलेंगे डाउनहिल। तो हमेशा याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। सीधी सी एक बात बताता हूँ, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। तुम एक साइकिल चला रहे हो ढलान पे, अब तुम साइकिल ढलान से नीचे उतारोगे तो साइकिल खुद से उतर जाएगी, खुद से, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप साइकिल चलेगी, उतर जाएगी। लेकिन वहीं तुम साइकिल को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वही एक चीज़ है, किसी भी चीज़ को अपहिल मतलब नीचे से ऊपर जाने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और ऊपर से नीचे आने में खुद से आ जाएगी। तो जितने भी ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं वो कैसे होते हैं, अपहिल होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें एनर्जी एक्सपेंडिचर एटीपी का यूज़ होता है। और जितने भी ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो कि डाउनहिल होते हैं, जो कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आते हैं, उनमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एटीपी का यूज़ नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट रेट reaches a maximum when all proteins transporters are being used or are saturated। जब सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक साथ ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो ट्रांसपोर्ट तो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच ही जाएगा। लाइक एंजाइम्स द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इट व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो भी सब कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जिनको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक in what it carries across the membrane. These proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chain। inhibitors क्या करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट करके, प्रोटीन्स की जो साइड चेन्स होती हैं उनसे रिएक्ट करके
उनके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, तो दीज प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, मतलब जैसे इनहिबिटर्स आते हैं तो प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक कंपैरिजन है, वो मैंने बता ही दिया, अभी देख लेते हैं एक बार। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, फैसिलिटेड में यस, एक्टिव में यस। हाईली सिलेक्टिव नो, यस यस। क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो सिलेक्टिव तो होंगे ही, प्रोटीन सबको ट्रांसपोर्ट थोड़ी करते हैं, कुछ सब्सटेंस को करते हैं कुछ को नहीं करते। एक्टिव में भी वही है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, इसमें कोई सैचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स मैंने क्या बताया था, जब सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एक साथ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। इसमें तो क्या है, कोई प्रोटीन ही नहीं है डिफ्यूजन में, तो एक साथ सब वैसे ही चले जाते हैं, तो सैचुरेशन जैसा कोई सीन है ही नहीं। तो इसमें है क्योंकि प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसमें है क्योंकि प्रोटीन इन्वॉल्व है। अपहिल ट्रांसपोर्ट नो नो यस। अपहिल मतलब जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ही तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, नो नो यस। समझ आ गया होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अपहिल ट्रांसपोर्ट होते हैं और उनमें एनर्जी एक्सपेंडिचर या एटीपी का यूज़ होता है, क्योंकि वो उसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव करता है, और डिफ्यूज़न और फैसिलिटी डिफ्यूज़न में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर के। प्लांट वाटर रिलेशन देख लेते हैं। अब देखना प्लांट वाटर रिलेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स जो होता है ना, प्लांट्स पानी रूट्स में से बहुत सारा एब्जॉर्ब करता है। जो प्लांट्स होती हैं उसमें रूट्स होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करती है डेली बेसिस पे, डेली एब्जॉर्ब करती है। फिर वो पानी रूट से स्टेम्स में जाता है, स्टेम से लीव्स में जाता है। अब हमको पता है लीव्स में होता है स्टोमेटा। लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा। डे टाइम पे स्टोमेटा क्या होता है, ओपन रहता है। तो ओपन रहता है तो सनलाइट भी आती है, सनलाइट आती है, गर्मी आती है, प्लांट के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। तो जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में, वो जो पानी है जो कि लीव्स पे ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या करता है, वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा में से। क्यों, कोई भी चीज़ इवेपोरेट कब होती है, जब हम उसको हीट देते हैं। हीट कहाँ से आ रही है, सनलाइट से। बाहर गर्मी है, धूप है, डे टाइम है, तो हीट तो होगी। तो वो जो पानी है वो क्या कर जाता है, वाटर वेपर, मोस्ट ऑफ द वाटर जितना पानी एब्जॉर्ब करती है उसका मोस्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। मोस्ट ऑफ द वाटर evaporates through the stomata of the leaves is known as transpiration. Terrestrial, but most of it is lost to the air, मतलब हवा में, एयर में evaporate हो जाता है through evaporation from the leaves, transpiration. वही इसमें ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। अब अपन वाटर पोटेंशियल पे आते हैं।
एक्चुअली ये चैप्टर बताऊँ कैसा है, समझने का है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझने का है। अब से वाटर पोटेंशियल है, देखते हैं। तीन टर्म्स हैं, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले अब अपन तीन टर्म्स हैं अपने पास, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब अपन तीनों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं प्रेशर पोटेंशियल। सबसे पहले अपन समझते हैं क्या, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, अब मान लो यहाँ वाटर है, वाटर, वाटर है। अब हम समझ रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल। ये एक मैंने सेल बनाया है, इस सेल में ये प्योर वाटर है, सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ठीक है। ठीक है, क्या समझ रहे हैं अपन, प्रेशर पोटेंशियल। मैं एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब देखना मेरी बात, ये जो पानी है, ये जो प्योर वाटर है, ये वॉल्स पे या मैं कहूँ मेम्ब्रेन पे मैं ये कहूँ कि ये जो पानी है ये सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है, ये लगाता है। अब सीधी सी बात है, कभी आपने देखा होगा बाढ़ सुनामी, जो पानी है वो तोड़ देता है चीज़ों को, दीवार को, सब कुछ होता है ना, देखा होगा क्या बोलते हैं जब बाढ़ आ जाती है सब। तो पानी की एक टेंडेंसी होती है कि पानी हमेशा ऐसे फैलता है, तो वो प्रेशर लगाता है अपनी साइड के जितनी भी वॉल्स वगैरह जो होती हैं। अब एक सेल है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर, तो वो अपनी वॉल्स पे प्रेशर तो लगाएगा ही। तो पानी जो प्रेशर लगाता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। तो जो पानी के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है वॉल्स पे, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब होता क्या है, जब पानी यहाँ इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है तो वॉल भी पानी पे यहाँ प्रेशर लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। पानी यहाँ प्रेशर लगा रहा है वॉल पे, तो वॉल यहाँ प्रेशर लगा रहा है, वॉल यहाँ प्रेशर लगा रहा है, वॉल प्रेशर।
इस डायरेक्शन में लगा रहा है वॉल, एक्शन रिएक्शन, क्या हो रहा है, एक्शन, तो वॉल यहाँ प्रेशर लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन, ठीक है, ये क्या है, वॉल प्रेशर। ये क्या है, वॉल प्रेशर, ठीक है। तो पानी के प्रेशर लगाने की टेंडेंसी ऑन द वॉल, या मैं कहूँ ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इज प्रेशर पोटेंशियल। पानी के सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाने की जो टेंडेंसी है, जो पोटेंशियल है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। जितना ज़्यादा पानी की टेंडेंसी है प्रेशर लगाने की, उतना ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल है। या मैं कहूँ जितना ज़्यादा पानी प्रेशर लगा रहा है, जितना ज़्यादा पानी प्रेशर लगा रहा है वॉल पे या सेल मेम्ब्रेन पे, उतना ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल है। प्रेशर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ वाटर, पोटेंशियल ऑफ वाटर टू अप्लाई प्रेशर ऑन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। पानी की मेम्ब्रेन या वॉल पर प्रेशर लगाने की टेंडेंसी, या प्रेशर लगाने की या कितना प्रेशर लगा रहा है वो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर पोटेंशियल। कितना ट्रिगर प्रेशर लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। पानी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पर कितना प्रेशर लगा रहा है, ये कितना प्रेशर लगा सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। कितना ट्रिगर प्रेशर लगा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। क्योंकि पानी जो वॉल पे प्रेशर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। तो कितना ट्रिगर प्रेशर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ये देख लो एक बार, आता हूँ। ठीक है, वाटर का ट्रिगर प्रेशर लगाने की एबिलिटी या पोटेंशियल को हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब हम दूसरा टर्म पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। दूसरा टर्म हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, अब देखो मैंने एक सेल बनाया है जिसमें ये जो ब्लू जो है, ब्लू जो है, ये है वाटर, और ये जो ग्रीन कलर से बनाए हैं वो क्या है, सॉल्यूट। वो क्या है, सॉल्यूट। अब देखो एक चीज़ समझो यार, एक फिक्स साइज़ का कंटेनर है, जितना भी साइज़ है 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 सेंटीमीटर, चौकोर से क्यूबॉइड है, सब जगह 2 सेंटीमीटर का मान लो। अब उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, फिक्स वॉल्यूम है। अब तुम पूरे वॉल्यूम में पानी भर दो या आधे
या मैं कहूँ 3/4 में पानी भर दो, बाकी 1/4 में सॉल्यूट भर दो। ऐसा तो है नहीं सकता कि तुम पूरे वॉल्यूम में पानी भर दो जैसे पहले भरा हुआ था और फिर ऊपर से सॉल्यूट भी डाल दो, वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। जो वॉल्यूम सॉल्यूट लेने वाला, जो पहले वॉल्यूम पानी ले रहा था, वो अब सॉल्यूट ले रहा है, तो पानी के लिए वॉल्यूम वैसे ही कम हो जाएगा। तो उसी सेम साइज के कंटेनर जिसमें मैंने पहले पे प्योर वाटर बनाया था, उसी सेम साइज के कंटेनर में मैंने सॉल्यूट भी डाल दिया, यानी पानी कम हो गया। अब पानी कितना है, इसमें मान लो 3/4 पानी है और 1/4 सॉल्यूट है। अब क्या होता है देखते हैं। अब सॉल्यूट पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। देखो ठीक है, अब मैं सॉल्यूट पोटेंशियल बताता हूँ। होता क्या है, अभी भी जो पानी है, जो वाटर है, वो फोर्स लगा रहा है, अभी भी जो पानी है वो फोर्स लगा रहा है कहाँ पे, वॉल्स पे। कहाँ फोर्स लगा रहा है, वॉल्स पे, ठीक है। कौन सा प्रेशर लगा रहा है, टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर लगा रहा है, टर्गर प्रेशर। अब जितना वॉल पे, चलो मैं एक छोटे से एरिया की बात करता हूँ, छोटा सा एरिया, मैंने एक बहुत छोटा सा एरिया ले लिया। जो पानी उस छोटे से एरिया पे पहले जितना प्रेशर लगा रहा था, वो अब उतना प्रेशर नहीं लगा रहा। एरिया फिक्स है, पानी भी अमाउंट उतना है, क्योंकि इतना सा एरिया ले लिया मैंने, एरिया फिक्स कर लिया। पहले भी उतने से एरिया में पानी था, और जब इतने से एरिया में मैंने अभी पानी ले लिया, तो जो पानी का जो प्रेशर है इतने से एरिया में, वो अब कम लग रहा है, क्योंकि पानी बराबर है उस एरिया के लिए, फिर भी कम लग रहा है। क्यों, इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। अगर मैं पूरे कंटेनर की बात करूँगा तो पानी कम हो गया, लेकिन प्रेशर में हम एक छोटे से एरिया की बात करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर में अपन छोटा सा एरिया ले लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एरिया ले लिया, उस छोटे से एरिया के जो पास में पानी है वो अभी भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था। उस एरिया की बात करूँ, पूरे एरिया में तो कम हो गया, लेकिन उस एरिया में तो है। लेकिन अभी भी उस एरिया में पानी जो है वो उतना प्रेशर नहीं लगा रहा जितना पहले लगा रहा था। पानी सेम है, सब कुछ सेम है, पर वो उतना प्रेशर नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है H2O, जिसमें O पे -2 चार्ज होता है और H पे प्लस और H पे प्लस। असल में होता क्या है, H2O में क्या होता है, वाटर की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की। वाटर की क्या टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की। अब होता क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, कोई भी मान लो, शुगर, सुक्रोज मान लो, कुछ भी, कोई से भी सॉल्यूट पार्टिकल्स मान लो या आयंस मान लो, वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जितना फ्रीली पहले वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते थे, जितना काइनेटिक एनर्जी से पहले वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे और प्रेशर लगा रहे थे वॉल पे, अब वो उतनी टेंडेंसी से मूव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है सॉल्यूट पार्टिकल से। तो अगर वाटर की टेंडेंसी ऐसे डिस्पर्स होने की, पूरे उस कंटेनर में ऐसे ऐसे फोर्स लगाने की थी, जो एक कंटेनर में ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स लगाने की जो वाटर की टेंडेंसी थी, अब क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? सॉल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और अगर आयंस हैं, चार्ज आयंस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। O- जो है वो पॉजिटिव चार्ज से सॉल्यूट के अट्रैक्ट हो रहा है, और H जो है वो सॉल्यूट के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो रीज़न ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेशर लगा रहे थे वॉल्स पे, वो उतना प्रेशर अब नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस अट्रैक्शन से क्या चीज़ समझ में आ रही है, मैं बताता हूँ। जैसे कि पानी की टेंडेंसी थी
सुनना, पानी की जो टर्गर प्रेशर लगाने की टेंडेंसी थी वॉल्स पे, मान लो इस साइड की बात करूं तो टर्गर प्रेशर इस वॉल पे किस साइड लगेगा, इस साइड। टर्गर प्रेशर किस साइड लगेगा, इस साइड। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब मान लो पानी की टेंडेंसी थी, ये वॉल ले लेता हूँ, मैंने वॉल ले ली। मैं बात करूँ इस वॉल की, अगर मैं बात करूँ इस वॉल की, अगर मैं बात करूँ तो इस वॉल पे जो पानी है, वाटर जो है, वाटर, टर्गर प्रेशर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टर्गर प्रेशर। वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में इस वॉल पे टर्गर प्रेशर लगा रहा था। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को इस साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी वो पानी की टेंडेंसी है इधर आने की, इधर फोर्स प्रेशर लगाने की वॉल पे, और ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो पानी को इधर खींच रहे हैं। यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाटर पे फोर्स लगा रहे हैं, वाटर पे फोर्स। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी अगर मैं बोलूँ टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है, जो कि हम सिंबलाइज हमेशा टर्गर प्रेशर को पॉजिटिव ही करते हैं, तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या होगा, नेगेटिव। अब व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, अब डेफिनेशन देखते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की क्या है। अंदर होंगे ना, देखो एक बार। हाँ, सॉल्यूट पोटेंशियल, if some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases, reducing its water potential. Hence, all solution have a lower water potential than pure water. The magnitude of its lowering due to dissolution of solute is called solute potential. मैंने सॉल्यूट पोटेंशियल समझा दिया। अब सॉल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन अभी सुन लो मेरे से, अभी समझ में आ जाएगी। वाटर पोटेंशियल को, अभी मैंने प्रेशर पोटेंशियल बताया, सॉल्यूट पोटेंशियल बताया, वाटर पोटेंशियल नहीं बताया, पर अभी डेफिनेशन में बता रहा हूँ। वाटर पोटेंशियल को लोअर करने की टेंडेंसी सॉल्यूट की, उसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। अब हम पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल क्या। पहले वाटर पोटेंशियल बताया तो फिर दोनों चीज़ में समझ में आ जाएगी। असल में जो पानी होता है, वाटर जो होता है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की एनर्जी। अब वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। अब जो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें टेंडेंसी होती है रैंडम मोशन करने की, इधर उधर इधर उधर हर डायरेक्शन रैंडम मोशन करने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या मैं कहूँ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब उसको और अच्छे समझते हैं। अभी
जैसे इसमें लिखा गया वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को क्या लिख रखा है, सॉल्यूट पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब मान लो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई प्योर वाटर है, सिर्फ क्या है, प्योर वाटर है। क्या है, प्योर वाटर, जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। तो अब सॉल्यूट ही नहीं है तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जो प्योर वाटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, साई पी। अब देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है ना वो नेगेटिव होता है और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है, और जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव टर्म है। अब देखो पॉजिटिव दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल टेंशन इन द तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब अपन चीज़ों को समझते हैं। अभी वो अपन ने एक तरीके वाला समझना बाकी है अभी। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, बाय कन्वेंशन हम ऐसा, जिस अपन ने कन्वेंशन मतलब अपन एक तरह से किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए अपन एक कन्वेंशन डाल देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। जैसे वाटर potential is denoted by symbol this and is expressed in pressure units such as pascals. By convention, the water potential of pure water at standard temperatures which is not under any pressure is taken to be zero. यानी कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं, विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करूँ मैं तो जो वाटर पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब हमने प्रेशर को तो कुछ लिया नहीं, विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, हमने प्रेशर लिया नहीं, और प्योर वाटर है तो सॉल्यूट होगा नहीं। जब सॉल्यूट ही नहीं है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो गई, और जब सॉल्यूट ही नहीं तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो गई, ज़ीरो। तो हमने वाटर पोटेंशियल को, प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल को हमने विदाउट एनी प्रेशर क्या मान लिया, ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि अगर प्योर वाटर के अलावा, कंडीशन यही है
विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर। अगर मैं ये मानूं कि प्रेशर पोटेंशियल को जीरो कर दूं और मुझे पता है सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं कोई भी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है और अपन ने बाय प्रिडिक्शन मान लिया प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी? नेगेटिव आएगी। यानी किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा एक नेगेटिव टर्म है, यानी जैसे अगर सॉल्यूट डला, सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर का जीरो है, जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। तो फिर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर करता हूं विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक मेरी बात चीज़ समझना, अच्छे से समझना, ये जो प्रेशर पोटेंशियल जो टर्म है, वो हमने वाटर के लिए डिफाइन किया है। सॉल्यूट का कोई प्रेशर पोटेंशियल नहीं होता, वाटर का प्रेशर पोटेंशियल होता है। वाटर प्रेशर लगाता है ना वॉल्स पे, टर्गर प्रेशर लगाता है, तो वाटर का क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल। क्या होता है? वाटर का क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल। साई वाटर का क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट का क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट का कोई प्रेशर पोटेंशियल नहीं होता और वाटर का कोई सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं होता। सॉल्यूट का सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर का प्रेशर पोटेंशियल। अब अगर मैं बात करूं, एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर भी है और सॉल्यूट भी है, तो उस सॉल्यूशन का क्या होगा? वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूशन का होता है वाटर पोटेंशियल, ये मैं कहूँ पोटेंशियल। सॉल्यूशन का कोई प्रेशर पोटेंशियल नहीं होता, सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं होता। सॉल्यूशन का होता है वाटर पोटेंशियल, वाटर का होता है प्रेशर पोटेंशियल। प्योर वाटर, ये क्या है? प्योर वाटर का होता है प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट का होता है सॉल्यूट पोटेंशियल और सॉल्यूशन का होता है वाटर पोटेंशियल। अब किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? प्रेशर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जो पानी प्रेजेंट है उसका, प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। हम बात करते हैं यूनिट एरिया की, छोटा सा, इसलिए प्रेशर पोटेंशियल लेते हैं प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो इसमें सिर्फ पानी है, सिर्फ क्या है? पानी है। क्या है? वाटर। और इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो मान लेते हैं अपन, इसका जो टर्गर प्रेशर है, इसका जो टर्गर प्रेशर है साई पी, वो कितना है? 0.5 है। मैंने एक ले लिया प्योर वाटर, इसका टर्गर प्रेशर है 0.5।
अब वहीं पे ही मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, यहीं पे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, जो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल है वो मान लो माइनस, वो क्या कितना है, -0.7 मेगा पास्कल। कितना, मेगा पास्कल। ये भी किसमें है, मेगा पास्कल। कितना है, -0.7 मेगा पास्कल। तो अगर मैं बात करूँ इस सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूँ वाटर पोटेंशियल की, मैं क्या बात करूँ, वाटर पोटेंशियल की, तो वो कितना होगा, प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अगर मैं -0.7 प्लस 0.5 करूँ तो क्या आएगा, -0.2 मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में आ रहा है, यानी सॉल्यूशन का तो वाटर पोटेंशियल माइनस में ही आता है, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, खैर वो तो कंडीशन भी अलग है, खैर वो तो विदाउट एनी प्रेशर है, वो तो एक अलग चीज़ है। बट इसकी अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो -0.7 प्लस प्रेशर पोटेंशियल किया तो क्या आया, -0.2 मेगा पास्कल। ठीक है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, उन वाटर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ वाटर, यानी एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी फ्री मूवमेंट की, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे हमको पता है नॉर्मली बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक प्योर वाटर की अगर मैं वाटर पोटेंशियल की बात करूं जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, तो कोई सॉल्यूट पोटेंशियल होगा नहीं, तो वो क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होगा, है ना। तो वो क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं कि प्योर वाटर में अगर हम विदाउट एनी प्रेशर बात करें, कोई प्रेशर को हटा दे तो जीरो कंसिडर करते हैं वाटर पोटेंशियल की, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रेशर पोटेंशियल की, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि जो वाटर है वो कितना टर्गर प्रेशर लगा रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इस टर्गर प्रेशर। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट की टेंडेंसी होती है वाटर के फ्री मूवमेंट को रोकना, यानी वाटर पोटेंशियल को कम करना, वाटर के फ्री मूवमेंट को रोकना, यानी वाटर के फ्री मूवमेंट को रोकना मतलब वाटर पोटेंशियल को कम करना। तो इसलिए नेगेटिव में होता है सॉल्यूट पोटेंशियल। क्यों कम करता है सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो उनकी फ्री एनर्जी को, वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, उसको बाउंड कर लेता है, यानी उसकी फ्री एनर्जी को कम कर देता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बाकी एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट टर्म पे लेते हैं कल की क्लास में, कल की क्लास में शायद खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, ऑसमोसिस से कंटिन्यू करते हैं।